नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिरीन और अब वक्त हो गया है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का, जहां आपके लिए लेकर आ रहे हैं 24 घंटे की बड़ी खबरों की पूरी डोज, वो भी नॉन स्टॉप। पहले देख लेते हैं इस शो में आगे क्या है खास। यूपी में अब रेस्टोरेंट और ढाबों पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना जरूरी होगा। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले रेप के आरोपी के इनकाउंटर पर गर्म है सियासत। एनकाउंटर पर बिहार एनडीए में घमासान। तिरुपति लड्डू विवाद में भिड़े साउथ के दो सुपरस्टार। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुश्किलें बढ़ी। एक्सपर्ट ने अब तक के सबसे बड़े ब्लैक होल जेट्स का पता लगाया है। तो इनके अलावा और भी खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर। तिरुपति विवाद के बहाने मंदिरों पर से सरकार के अधिग्रहण को खत्म करने का कैंपेन शुरू हो गया है। अब वीएचपी ने मंदिरों को 1 महीने का समय सरकार के कब्जे से मुक्ति के लिए अल्टीमेटम दिया है। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इस्तेमाल होने वाले घी में जानवरों की चर्बी वाला विवाद अब मंदिरों के अधिग्रहण के मामले तक पहुंच गया है। इसमें सबसे मुखर है विश्व हिंदू परिषद, जिसमें मंदिरों को सरकारी कब्जे से मुक्त कराने का अभियान छेड़ने का ऐलान किया है। सरकारें जिन मंदिरों पर कब्जा करे बैठी हैं, ये औपनिवेशिक मानसिकता है। उनके चंगुल से मुक्त कराने के लिए हम एक नया अभियान प्रारंभ करेंगे। वीएचपी की इस मांग को धर्मगुरुओं का भी साथ मिल रहा है। स्थिति मंगल पांडे की थी 1857 में, वो स्थिति हमारी है। हम कह रहे हैं कि मंदिरों का सरकारी अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। पटना पहुंचे ज्योतिर्पीठ के शंकराचार्य स्वामी अवय मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं कि मंदिरों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तिरुपति विवाद के बाद अब वाराणसी में काशी विश्वस्त परिषद ने एक बड़ा फैसला लिया है। देश भर में धार्मिक स्थलों पर एक ऐसा प्रसाद तैयार करने की बात कही गई है जिसमें मिलावट की कोई गुंजाइश न हो। तिरुमला के बाद मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के प्रसाद पर सवाल उठ रहे हैं। एक वायरल वीडियो सामने आने के बाद दावा किया गया। मंदिर ट्रस्ट बोला, ये वायरल वीडियो हमारे मंदिर का नहीं। ये वही वीडियो है जिसे लेकर दावा किया गया कि मंदिर के प्रसाद में चूहे के बच्चे मिले हैं। कथित वीडियो में प्रसाद नीले रंग के क्रैट में दिखाई दे रहा है, इसे कुतरा गया है। कैरेट के एक कोने में चूहे के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद मंदिर ट्रस्ट ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिया। एक निगेटिव वीडियो और निगेटिव न्यूज़ वायरल हुई, जो कि सरासर गलत है। प्राइमा फेसी ये मंदिर का वीडियो और मंदिर का फोटोज दिख नहीं रहे। मंदिर ट्रस्ट ने मीडिया के साथ उस रसोई का भी निरीक्षण किया जहां लड्डू बनाए जाते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर में रोजाना करीब 50,000 लड्डू बनाए जाते हैं। त्योहार के समय इन लड्डुओं की मांग और ज्यादा बढ़ जाती है। प्रसाद के लिए 50-50 ग्राम के 2 लड्डू पैकेट में होते हैं। फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट भी लड्डू में इस्तेमाल होने वाली चीजों को सर्टिफाइड करता है। फिलहाल मंदिर ट्रस्ट ने डीसीपी रैंक के अफसर की अगुवाई में जांच की बात कही है। मुंबई का सिद्धिविनायक मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध गणपति मंदिर में से एक है। गणपति बापा के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु हर दिन यहाँ पहुँचते हैं। तिरुपति लड्डू विवाद में भिड़े साउथ के दो सुपरस्टार पवन कल्याण का प्रकाश राज को जवाब। दो तरफा होती है धर्मनिरपेक्षता। प्रकाश राज ने कहा, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। నేను ఇప్పుడు విదేశాల్లో షూటింగ్ లో ఉన్నాను. 30వ తారీఖు తర్వాత వచ్చి మీ ప్రతి మాటకి సమాధానం చెప్తాను. तिरुपति मंदिर के प्रसादम में मिलावट से शुरू हुई बहस अब धर्मनिरपेक्षता तक पहुंच गई है। दरअसल तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट की खबर के बाद 20 सितंबर को पवन कल्याण ने एक्स पर पोस्ट किया था। पोस्ट में पवन कल्याण ने सनातन धर्म रक्षण बोर्ड बनाने की बात कही थी। इस पोस्ट को शेयर करते हुए प्रकाश राज ने लिखा था कि डियर पवन कल्याण, ये उस राज्य में हुआ है जहां आप उप मुख्यमंत्री हैं। प्लीज जांच कीजिए, दोषियों को ढूंढिए और कड़ी कार्रवाई कीजिए। देश में पहले से ही बहुत सामुदायिक तनाव हैं। प्रकाश राज की पोस्ट के बाद पवन कल्याण ने उन्हें जवाब दिया और कहा कि धर्मनिरपेक्षता दो तरफा होती है। When it comes to secularism, Prakash Raj garu, it is a two-way, not one way. I have extreme respect for you. तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट के बाद पवन कल्याण 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा पर हैं। पवन कल्याण ने तिरुपति मंदिर में आभूषणों और अचल संपत्तियों की सुरक्षा पर भी संदेह जताया है। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि एक बार फिर विवादों में गिर गए हैं। इस बार उनके धर्मनिरपेक्षता वाले बयान पर सियासत तेज हो गई है। सेकुलरिज्म इज एन यूरोपियन कॉन्सेप्ट. Secularism is not a Bharatiya concept.
In Europe, secularism came because there was a fight between the church and the king. RN रवि का ये वो बयान है जो अब सुर्खियों में है। गवर्नर साहब ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता भारत का नहीं यूरोपियन कल्चर है। विपक्ष ने इसी बयान को पकड़ लिया। कांग्रेस ने तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की इस टिप्पणी को अपमानजनक और अस्वीकार्य बताया, बर्खास्त करने की मांग की। बयान को RSS से प्रेरित बताया। It is against the constitution. BJP and other affiliated organizations has always been against this kind of things. ये तो पूरे तौर पर यही कहना चाह रहे हैं जो RSS ने 1948 में कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ही फॉरेन कॉन्सेप्ट है और ऐसे शख्स को मोदी सरकार गवर्नर अपॉइंट करे। आप सोचिए। वैसे आपको बता दें कि संविधान की मूल प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता का शब्द नहीं था। इसे संविधान के 42वें संशोधन के जरिए शामिल किया गया था। कर्नाटका में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की मुश्किलें बढ़ी, हाईकोर्ट ने खारिज की उनकी याचिका, चलेगा उन पर केस। सीएम सिद्धरमैया ने राज्यपाल के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने कहा है कि गवर्नर के इस मामले में जांच के आदेश दिए थे वो सही है, केस में जांच की जरूरत है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 17 अगस्त को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ जमीन से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में केस चलाने की इजाजत दी थी। सिद्धरमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में जमीन आवंटन से जुड़े मामले में घोटाले का आरोप है। अटेम्प्ट्स थे हाईकोर्ट के द्वारा उसको स्टे करने का, उसको खारिज कर दिया है। सिद्धरमैया जी रिजाइन करें और राहुल गांधी ये जो लैंड स्कैम और करप्शन स्कैम जो हो रहे हैं उसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। कर्नाटक सीएम ऑफिस के सूत्रों के मुताबिक एकल पीठ के फैसले के खिलाफ डबल बेंच में अपील की जा सकती है। इस पिटीशन की सुनवाई पूरी होने तक जनप्रतिनिधि कोर्ट में सुनवाई पर रोक लगाने की अपील की जा सकती है। अगर डबल बेंच याचिका की सुनवाई के लिए स्वीकार कर लेती है तो सिद्धरमैया को राहत मिल जाएगी। सूत्रों के मुताबिक अगर डबल बेंच से राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा और तब तक सिद्धरमैया इस्तीफा देने के मूड में नहीं है। जिस तरह से सिद्धरमैया साहब को टारगेट किया जा रहा है इससे एकदम साफ है बीजेपी को हमें जो इतनी बड़ी जीत मिली थी, इतना बड़ा मैंडेट मिला था, वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा। मुडा घोटाले में राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य के मुख्य सचिव शालिनी रजनीश से दस्तावेज तलब किए हैं। बिहार में मंत्री अशोक चौधरी के पोस्ट से बवाल, बढ़ती उम्र पर किया था तंज, बाद में दी सफाई, बोले नीतीश मेरे मानस पिता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अशोक चौधरी ने ये कविता शेयर की थी। कविता का हेडर था बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। उसके बाद कुल 9 समस्याएं और बढ़ती उम्र में उन्हें छोड़ देने की सलाह दी। अशोक चौधरी के इस पोस्ट पर सवाल ये उठा कि आखिर उनके निशाने पर कौन है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए अशोक चौधरी को सीएम हाउस तलब किया गया। करीब 1.5 घंटे अशोक चौधरी सीएम हाउस में रहे। जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं? जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं। अशोक चौधरी की पोस्ट ने आरजेडी को सवाल उठाने का मौका दे दिया। आरजेडी नेता कहते हैं कि जेडीयू में अब बगावत शुरू हो गई है। वहीं जेडीयू का कहना है कि नीतीश को कोई चुनौती नहीं दे सकता। जेडीयू के अंदर खेल शुरू हो गया, विद्रोह की स्थिति अभी ट्रेलर है, असली फिल्म तो अभी बाकी है। नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। नीतीश कुमार जी पद के लिए नहीं जाने जाते हैं, जनता के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते हैं। 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा। अशोक चौधरी पहले भी विवादित बयान से चर्चा में रहे हैं। 31 अगस्त को उन्होंने भूमिहारों को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी। जम्मू कश्मीर में कल दूसरे चरण का मतदान, 6 जिलों की 26 सीटों पर होगी वोटिंग के लिए चाक चौबंद सुरक्षा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल यानी बुधवार 25 सितंबर को 6 जिले की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। सेकेंड फेज की 26 सीटों में से 15 सीटें सेंट्रल कश्मीर और 11 सीटें जम्मू की हैं। दूसरे फेज में 26 सीटों के लिए 239 कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में हैं। इनमें 233 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। दूसरे चरण में कुल 25.78 लाख मतदाता वोट डाल सकेंगे। दूसरे चरण में दिग्गज उम्मीदवारों की सूची में पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का नाम भी शुमार है। महबूबा मुफ्ती की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी दूसरे चरण की सभी 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन में नेशनल कॉन्फ्रेंस 20 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वोटिंग के लिए चुनाव आयोग ने 3502 मतदान केंद्र बनाए हैं। इसमें से 1056 शहरी मतदान केंद्र है तो 2446
मतदान केंद्र ग्रामीण इलाके में है। यूपी के देवरिया में बदमाशों ने एक व्यापारी के घर पर किया अटैक। पूरी वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। किसी ने डंडे से अटैक किया, किसी ने ईंट फेंक कर मारी, कोई पत्थर से हमला कर रहा था। हमलावरों में कुछ नकाबपोश भी थे। यूपी के देवरिया शहर में बदमाशों के एक झुंड ने एक कारोबारी प्रभुनाथ गुप्ता के घर पर अचानक धावा बोल दिया। इतना भीषण पथराव हुआ कि कारोबारी के घर की खिड़कियां टूट गईं। घर के बाहर खड़ी 2 मोटरसाइकिल और 2 कार क्षतिग्रस्त हो गईं। कारोबारी का परिवार सहम कर घर में ही दुबका रहा। बाद में कारोबारी को धमकी देकर हमलावर फरार हो गए। शुरुआती तहकीकात में कारोबारी पर हमले की वजह कोई पुरानी रंजिश हो सकती है। हमले का शक उनके पड़ोसी पर जताया गया है। इजराइल ने एक बार फिर लेबनान में हिजबुल्लाह के मिलिट्री स्ट्रक्चर्स को टारगेट करने का दावा किया है। इजराइल ने कहा कि हर घर को हथियार डिपो जैसा बनाया। लेबनान की जमीन अब भी बारूद उगल रही है। हर जगह से धमाकों का शोर है। इजराइल का जेट आता है, फिर बम दागकर लौट जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले की धार सोमवार से कम है, लेकिन अटैक जारी है। इस बार बालबेक, टालिया और शमस्तर इलाके में आईडीएफ ने हवाई हमलों को अंजाम दिया। लेबनान की स्टेट मीडिया ने दावा किया कि जेजीन के पास कई बम धमाके किए गए। खासकर जेजीन और मार्जियन को जोड़ने वाले पुल को निशाना बनाया गया। इस दौरान सोमवार को हमले का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मारिया इंटरनेशनल के एडिटर लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान इजरायली हमले में घायल हो गए। दूसरी तरफ लोग अभी दहशत में हैं, वो घर लौटने को राजी नहीं, इसीलिए सड़कों पर हजारों गाड़ियां नजर आईं। लोग साउथ लेबनान से किसी भी कीमत पर निकलना चाहते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि सोमवार को इजरायली हमले में करीब 500 लोगों की मौत हुई। इजराइल ने हिजबुल्लाह के 1600 से ज्यादा मिलिट्री टारगेट्स पर 2000 से ज्यादा बम गिराए। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल की जंग हिजबुल्लाह से है, लेबनान की जनता से नहीं। For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. इजरायली सेना ने दावा किया कि वो एक दिन में 3000 बम गिरा सकती है, यानी अभी वो अपनी पूरी क्षमता का सिर्फ 70% ही इस्तेमाल कर रही है। इजराइल की भयंकर बमबारी के खिलाफ हिजबुल्लाह भी रॉकेट दाग रहा है। इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमले को नाकाम करते हुए आयरन डोम का वीडियो जारी किया है। लेबनान की तरफ से मिसाइल आती है, हवा में ही खाक हो जाती है। हिजबुल्लाह की मिसाइलों को इजराइल जमीन पर गिरने से पहले ही कैसे हवा में तबाह कर रहा है, 27 सेकंड के इस वीडियो से समझा जा सकता है। वीडियो इजराइल के कवच आयरन डोम का है, जिसमें लेबनान की तरफ से आती मिसाइलें हवा में ही तबाह होते साफ देखी जा सकती हैं। आयरन डोम एक तरह की एयर डिफेंस शील्ड है। इसका पूरा नाम आयरन डोम एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इजराइल ने इस सिस्टम को 2006 में बनाना शुरू किया था। 2011 से इजराइल का आयरन डोम एक्टिव है। आयरन डोम में एक रेडार यूनिट, मिसाइल कंट्रोल यूनिट और कई लॉन्चर्स शामिल हैं। खास बात यह है कि आयरन डोम 10 में से 9 मिसाइल हमलों को हवा में ही तबाह कर देता है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि लेबनान से हिजबुल्लाह को खदेड़ने के लिए जो भी करना होगा इजराइल की फौज वो करेगी। इजराइल की बमबारी के बाद बेरूत समेत लेबनान के अलग अलग इलाकों से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई। ईरान ने कहा ये क्षेत्रीय युद्ध दुनिया के लिए खतरनाक है। जब एक इलाके पर सैकड़ों बम गिराए जाएं तो वहां खंडर के अलावा क्या बचेगा। लेबनान के बेक्का वैली में यही हुआ। सोमवार को इतने हमले हुए कि सब कुछ जमींदोज हो गया। जो बचा है उसे संवारने की कोशिश है, लेकिन लोग जानते हैं कि हमले अभी खत्म नहीं हुए। न हिजबुल्लाह झुका, न इजराइल रुका। दावा तो यह है कि इजराइल के ताजा हमले में हिजबुल्लाह का रॉकेट चीफ इब्राहिम मारा गया। इस बीच कार के डैशकैम की ये तस्वीरें उत्तरी इजराइल से आई, जहां हाईवे पर हिजबुल्लाह का रॉकेट आकर गिरा। कार सवार ने पहले ही ब्रेक लगा दी। ऐसे हालात पर ईरान ने कहा कि हम इजराइल से जंग नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि लेबनान दूसरा गाजा बन जाए। अगर इजराइल नहीं माना तो फिर हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को आगे आना चाहिए। फिलिस्तीन, गाजा और लेबनान में इजराइल ने जो अपराध किए हैं उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ऐसे हमले इलाके की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है। हम चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल इसमें तुरंत दखल दे।
ईरान ने यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में गाजा में इजरायली हमलों को मानवता के खिलाफ बताया। ये भी कहा कि मिडिल ईस्ट में महातबाही मचाने वाले हथियार बंद होने चाहिए। गाजा में इजरायल का बारूदी इंतकाम लगातार जारी है। हमास के खिलाफ एक और हवाई हमला किया। इजरायल ने कहा है कि अब हर सिचुएशन के लिए पूरी तरह तैयार है। तब लग रहा था कि गाजा में संघर्ष विराम हो जाएगा, तब इजरायल ने गाजा में एक बार फिर हवाई हमले बढ़ा दिए। इजरायली मीडिया ने एक वीडियो जारी किया जिसमें गाजा पट्टी पर हमले की तस्वीरें जारी की। फिलिस्तीन के मुताबिक इजरायल ने एक स्कूल को टारगेट किया जिसमें लोगों ने शरण ले रखी थी। फिलिस्तीन के मुताबिक हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए। सिविल डिफेंस की ओर से भी हमले की पुष्टि हुई, लेकिन क्या हमले में नागरिक मारे गए या नहीं, इसे लेकर कुछ कंफर्म नहीं किया गया। गाजा में हालात कैसे हैं, इसे लेकर तरह तरह के वीडियोज शेयर किए जा रहे हैं। ये वीडियो रयान रोजबियानी के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है। इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि हमने इंसानियत को शर्मसार किया है। कुछ दिन पहले ही यूएन की रिपोर्ट में कहा गया कि गाजा में भूखमरी के हालात हैं। भूख की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। 15 दिन बाद गाजा वॉर को 1 साल पूरा हो जाएगा। हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को इजरायल पर आतंकवादी हमला किया था, जिसमें इजरायल के 1200 लोग मारे गए थे। रूस यूक्रेन वॉर में जेलेंस्की की पुतिन को सीधी चुनौती। कहा पुतिन अब डरे हुए हैं, हमारे विक्ट्री प्लान में सेना को मजबूत करना शामिल है। अमेरिकी दौरे पर जेलेंस्की जोश में है, डिग्निटरीज से मिल रहे हैं, अवार्ड्स ले रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर रशिया अपने प्लान डोनबास पर लगातार काम कर रहा है। इस बार टारगेट था डोनेट्स्क का बोहलेदार शहर, जहां हवाई हमलों के बाद सब कुछ बर्बाद होता दिखाई दिया। इस शहर पर जंग की शुरुआत से यूक्रेन का कंट्रोल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे ये पकड़ कमजोर होती जा रही है। रशिया ने दावा किया है कि उसके एयरक्राफ्ट ने यूक्रेन की वॉरप्लेन बनाने वाली फैक्ट्री को टारगेट किया। इसके अलावा गोला बारूद की सप्लाई लाइन को भी ध्वस्त कर दिया। दावा है कि 800 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक एक ही इलाके में मारे गए। इन आंकड़ों से इतर जेलेंस्की का फोकस नाटो में शामिल होने को लेकर है। वो चाहते हैं कि बाइडेन की ऑफिस छोड़ने से पहले यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाए। इस बीच ट्रंप ने जेलेंस्की को सबसे अच्छा सेल्समैन बता दिया। जब भी वो अमेरिका आते हैं, वो $60 अरब अपने साथ ले जाते हैं। यूक्रेन ने युद्ध में चीन के पर्दे के पीछे वाले रोल पर भी चिंता जताई। कहा रूस के हथियारों में 60% सामान चीन का लगा हुआ है। 3 दिन के अमेरिका दौरे से पीएम मोदी दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन न्यूयॉर्क में उन्होंने एक बार फिर से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में अपनी अमेरिकी यात्रा के तीसरे दिन वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। मोदी ने मुलाकात की फोटो अपलोड की और फिर डिटेल्स शेयर की। मोदी ने लिखा, हम द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए पिछले महीने यूक्रेन की अपनी यात्रा के परिणामों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यूक्रेन में संघर्ष के शीघ्र समाधान और शांति और स्थिरता की बहाली के लिए भारत के समर्थन को दोहराया। पीएम मोदी रूस यूक्रेन संघर्ष को हल कराने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस मुद्दे पर वे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के संपर्क में भी हैं। इससे पहले 23 अगस्त को अपनी यूक्रेन यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की से मुलाकात की थी। 3 महीने में तीसरी बार दोनों लीडर्स की मीटिंग हुई। मोदी पुतिन से भी मिल चुके हैं और एससीओ समिट में फिर से मुलाकात होगी। मोदी की मीटिंग को लेकर अमेरिका को भी सीज फायर की उम्मीद जगी है। भारत में अमेरिका के राजदूत ने इस बात के संकेत दिए हैं कि रूस और यूक्रेन वार को भारत रुकवा सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की आंच अमेरिका तक पहुंच गई है। न्यूयॉर्क में मोहम्मद यूनुस को जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। वापस जाओ, पद छोड़ो और गद्दी छोड़ दो के नारे न्यूयॉर्क के उस होटल के बाहर लग रहे थे जिसमें मोहम्मद यूनुस ठहरे थे। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस न्यूयॉर्क में यूएन महासभा की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे। होटल के बाहर अमेरिका में रह रहे बांग्लादेशी जमा हो गए। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को लेकर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। Dr. Mohammed Yunus took the power illegally. Actually, he captured the power with dirty politics and a lot of people killing. होटल के बाहर काफी देर तक इसी तरह नारेबाजी होती रही। मोहम्मद यूनुस से तुरंत सत्ता छोड़ने की मांग की गई। प्रदर्शनकारी पूर्व पीएम शेख हसीना के समर्थन में खड़े नजर आए। ज्यादातर के हाथों में शेख हसीना के पोस्टर थे। मोहम्मद यूनुस 27 सितंबर को यूएन महासभा को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी मुलाकात हो सकती है। दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में पूर्व राष्ट्रपति के समर्थक सड़कों पर उतरे। सरकार के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ।
आमने सामने भीड़, एक दूसरे पर पत्थरबाजी और फिर आगजनी। ये तस्वीरें बोलीविया के एल आल्तो शहर से आई, जहां पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस के सपोर्टर्स वर्तमान सरकार के समर्थकों के सामने भिड़ गए। किसी ने छोटे डायनामाइट बम चलाए तो किसी ने पत्थरबाजी की। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने सड़कों पर आग लगा दी। ऐसे प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े। इस प्रदर्शन को हवा देने वाले सियासतदान ही हैं। मोरालेस इस वक्त सत्ता से बाहर हैं और उन्हीं की सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे लुई आर्क इस वक्त प्रेसिडेंट हैं। अब दोनों के बीच सोशलिस्ट पार्टी के लीडर बनने की लड़ाई है, क्योंकि 2025 में एक बार फिर राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते में दूसरी बार इस तरह के हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई। दरअसल बोलीविया में मोरालेस के सपोर्टर्स हफ्ते भर से 119 किलोमीटर लंबा मार्च निकाल रहे थे। वो राजधानी लापाज का रुख करना चाहते थे, लेकिन राजधानी से पहले ही दोनों लीडर्स के समर्थक एक दूसरे से टकरा गए। बोलीविया गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल किया है। ऐसे में सत्ता को लेकर ये संग्राम बोलीविया को सिविल वॉर में धकेल सकता है। स्पेस में रूस के नाम एक और कीर्तिमान जुड़ गया। रूस के 2 नागरिक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में लंबे समय तक लगातार रहने के बाद वापस लौटे। इस तरह एस्ट्रोनॉट्स का कैप्सूल अपने साथियों को अलविदा कहकर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से विदा हुआ। स्पेस से धरती की ओर बढ़ता चला गया और फिर अगली तस्वीरें जो सामने आई वो इतिहास रच गई। 374 दिनों तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने का रिकॉर्ड बनाकर रूस के 2 एस्ट्रोनॉट्स ओलेग कोनोनोको और निकोलाई चब इस तरह धरती पर लैंड हुए। रूस के सोयूज MS-25 कैप्सूल के जरिए उन्हें धरती पर वापस लाया गया। इस वापसी के साथ ओलेग कोनोनोको के नाम एक और रिकॉर्ड जुट गया। 3 साल में 5 ट्रिप पर 1111 दिन स्पेस में रहे। ये किसी भी शख्स का सबसे लंबा स्टे है। सोमवार को सोयूज कैप्सूल में नासा एस्ट्रोनॉट ट्रेसी डायसन की भी वापसी हुई। डायसन ISS में अपने 6 महीने के मिशन को पूरा करने के बाद कजाकिस्तान में लैंड हुई। धरती से 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है। जून 2024 से सुनीता विलियम्स इसी स्पेस स्टेशन में फंसी हुई है। ब्रह्मांड में इंसान की एक और बड़ी खोज सामने निकल कर आई है। एक्सपर्ट ने अब तक के सबसे बड़े ब्लैक होल जेट्स का पता लगाया है। एस्ट्रोनॉमर्स ने इस ब्लैक होल जेट्स का नाम पोरफिरियन रखा है। बताया जा रहा है कि इस डिस्कवरी के बाद ब्रह्मांड को जानने और समझने का नजरिया बदल जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये कि ब्लैक होल जेट्स धरती से करीब 2 करोड़ 30 लाख लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष की दूरी पर हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये ब्लैक होल जेट्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि इसमें हमारे सौर मंडल की 140 आकाश गंगाएं समा जाएंगी। ये ब्लैक होल जेट्स इतने शक्तिशाली होते हैं कि जिनमें अरबों सितारों जितनी ऊर्जा निकलती है। ब्लैक होल वो स्पेस है जहां फिजिक्स का कोई नियम नहीं काम करता है, मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस ग्रेविटेशनल फोर्स और अंधकार है। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना शक्तिशाली होता है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। हमारी आकाशगंगा में अब तक का खोजा गया ये सबसे बड़ा ब्लैक होल गाइगा BH3 है, जो कि पृथ्वी से करीब 2000 प्रकाश वर्ष दूर है और सूर्य से करीब 33 गुना ज्यादा बड़ा है। शौक के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना, इसमें जरा भी समझदारी की बात नहीं। चीन से आए इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप भी यकीनन यही कहेंगे। पहाड़ी से लुढ़कती कार और उछलकर बाहर गिरता ड्राइवर। कार ने एक पलटी खाई। दूसरी और फिर तीसरी बार कार चला रहा शख्स खिड़की के रास्ते उछलकर बाहर निकल आ गया। कार पलटने के साथ साइड से और फिर छत पर टकराते हुए जमीन पर गिर पड़ा। गनीमत रही कि कार भी रुक गई, जिसके बाद एक शख्स दौड़ा, कार सवार को उठाने की कोशिश की। बाकी लोग भी पहुंच गए। एम्बुलेंस भी आई और सभी ने कार सवार को उठाकर एम्बुलेंस में डाल दिया। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो चीन का बताया जा रहा है। दावा है कि सिचुआन में ऑफ रोड ड्राइविंग कॉम्पिटिशन में ये हादसा हुआ। फिलहाल कार सवार सुरक्षित है। अमेरिका से लेकर अरब और अफ्रीका से लेकर चीन तक ऑफ रोड ड्राइविंग काफी पॉपुलर है। यहाँ तक कि कई देशों में तो ऑफ रोड ड्राइविंग का चैंपियनशिप भी होती है। हरियाणा चुनाव से पहले कंगना रनौत का एक बड़ा बयान आपको बता दें। 3 कृषि कानून वापस लाए जाने चाहिए। कंगना रनौत ने कहा है किसान खुद तीनों कानून वापस लाने की मांग करें। तीनों कानून किसानों के लिए फायदेमंद थे। अपने भले के लिए किसान कानून वापस मांगे। हिमाचल के मंडी से बीजेपी की सांसद है कंगना रनौत और उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है कंट्रोवर्शियल हो जाए,
लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों में समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक न लगे। महाराष्ट्र में चुनाव से पहले रेप के आरोपी के इनकाउंटर पर गर्म है सियासत। सत्ताधारी शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय निरुपम के बयान पर हो गया बवाल। मिठाइयां बांटी, पोस्टर बैनर लहराए। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने यह जश्न बदलापुर के उसी रेलवे स्टेशन पर मनाया जहां बच्चियों से रेप के मामले में गुस्साए लोगों ने करीब 9 घंटे धरना प्रदर्शन किया था। इससे पहले कल रात बदलापुर में लोगों ने सड़क पर पटाखे फोड़कर आरोपी शिंदे के एनकाउंटर का जश्न मनाया। लेकिन रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे के घर वाले इस एनकाउंटर को साजिश बता रहे हैं। बिल्डिंग लगा के इनका जो उसको मारे हुए, इसके अंदर स्कूल का प्रशासन और ये पुलिस जवाबदार है। इस एनकाउंटर पर उठ रहे सवालों को खुद शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता के बयान ने हवा दे दी। संजय निरुपम ने कहा कि अगर ये फेक एनकाउंटर है भी तो भी मुद्दा ना बनाए। महाराष्ट्र की महिलाएं मिठाइयां बांट रही हैं और पटाखे फोड़ रही हैं, वो निश्चित तौर पर उनको कहीं न कहीं आश्वासन देता है कि अब वो सुरक्षित हैं। हमें यही उम्मीद थी कि जस्टिस मिलना जरूरी था और जस्टिस मिलने के बाद फांसी देना जरूरी था। अक्षय शिंदे का कल जिस गाड़ी में एनकाउंटर हुआ था उसे पूरी तरह से टेंट में छिपा कर रखा गया है और पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। एनकाउंटर में मारा गया अक्षय शिंदे थाने जिले के बदलापुर कस्बे में एक स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण का आरोपी था। अक्षय शिंदे को पिछले महीने ही गिरफ्तार किया गया था। एनकाउंटर पर बिहार एनडीए में घमासान। बीजेपी विधायक ने कहा यूपी जैसी एनकाउंटर पॉलिसी बने। जेडीयू ने कहा संविधान में नहीं है एनकाउंटर नीति। जोगी जी की तरह एनकाउंटर नीति बिहार में नहीं चलाया जाएगा। अगर अपराध करोगे तो अपराधी को जमलोक जाना पड़ेगा। जब तक इस नीति पर बिहार का प्रशासन और पुलिस नहीं चलेगी तब तक अपराधियों का मनोबल बढ़ाएंगे। बिहार में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए बीजेपी के विधायक ने जो सुझाव दिया उस पर गठबंधन में ही बवाल हो गया। यूपी वाली एनकाउंटर पॉलिसी लागू करने की बचौल की मांग पर जेडीयू के नेता नाराज हो गए। ये संविधान में नहीं है, ये संवैधानिक के मुताबिक बिहार चलता है, हमारे नेता ने चलाते हैं। संवैधानिक तरीके से इनकाउंटर होता है। जब आजीवन कारावास की जब सजा होती है तो प्रत्येक दिन कराहता है। जेडीयू नीतीश मॉडल का देश भर में प्रचार करती है। ऐसे में योगी मॉडल की चर्चा ने जेडीयू नेताओं को असहज कर दिया। गठबंधन के इस बवाल को आरजेडी ने तेजस्वी मॉडल की चर्चा कर और हवा दे दी। अपराधी पर तो लगाम लगा नहीं पा रहे हैं, अपराध चरम पर है। ये इनकाउंटर मॉडल क्या खाक करेंगे, यहाँ तेजस्वी यादव जी का रोजगार मॉडल चलेगा। आरजेडी नेताओं ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर जेडीयू को बीजेपी का योगी मॉडल पसंद नहीं है तो वो क्यों बीजेपी के साथ है। यूपी के गाजीपुर में एनकाउंटर में मारा गया 1 लाख का इनामी जाहिद उर्फ सोनू। रिश्तेदारों का बड़ा आरोप, बोले मुसलमान होने की वजह से हुआ एनकाउंटर। गाजीपुर जिले के दिलदार नगर इलाके में ये मुठभेड़ हुई। यूपी एसटीएफ और पुलिस ने एक गुप्त सूचना पर शराब तस्कर जाहिद उर्फ सोनू की घेराबंदी की। पुलिस के मुताबिक घिर जाने पर जाहिद ने गोली चलाई तो जवाबी कार्रवाई में वो घायल हो गया। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई और जवाबी फायरिंग में ये भी गंभीर रूप से घायल हुआ। चिकित्सकों ने इसको मृत्यु इसकी डिक्लेयर की है। जाहिद उर्फ सोनू पटना के फुलवारी शरीफ का रहने वाला था। इस मामले में जिन 13 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है उनमें जाहिद मुख्य आरोपी था। उसके पिता को एनकाउंटर के बारे में पता तक नहीं चला, जबकि उसका शव लेने गाजीपुर पहुंचे उसके मामा ने कहा मुसलमान होने की वजह से मारा गया। ये अपराधी तो था नहीं और पुलिस झूठ मूठ के इसको फंसा दिया, मार दिया और खास करके मुस्लिम समझ के मारा गया। 10 साल से उसे बातें नहीं करते, नहीं काउंटर हुआ इसकी जानकारी नहीं मिली। नहीं। जाहिद 5 दिन पहले बाड़मेर गुवाहाटी एक्सप्रेस ट्रेन में हुई आरपीएफ के 2 जवानों की हत्या के मामले में मोस्ट वांटेड था। दोनों सिपाही ट्रेन में शराब तस्करी के खिलाफ एक्शन ले रहे थे, तभी उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया था। यूपी में अब रेस्टोरेंट और ढाबों पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना जरूरी होगा। सीएम योगी बोले कि दाल, जूस और रोटी जैसी खाने पीने की चीजों में गंदगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाने की चीजों में पेशाब और थूक की घटनाएं सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपना लिया है।
लखनऊ में हुई हाई लेवल बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने सभी जिलों में होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट की सख्त जांच करने के निर्देश दिए हैं। ढाबों और रेस्टोरेंट पर मालिक का नाम डिस्प्ले करना जरूरी होगा। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों में काम करने वाले हर शख्स का वेरिफिकेशन होगा। शेफ और वेटर को मास्क और ग्लव्स पहनने कंपलसरी होंगे। खाना बनाने वाली जगह और खाना खाने वाली जगह पर सीसीटीवी जरूरी होंगे। गंदगी और मिलावट करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जूस, दाल और रोटी जैसी खाने पीने की चीजों में गंदगी की मिलावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाल ही में मेरठ, गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा और शामली में जूस में थूकने, तंदूरी रोटियों में थूकने और जूस में यूरिन मिलाने जैसी घटनाएं सामने आई थी। वीडियो रिलीज कर राहुल गांधी ने पूछा क्यों डंकी हुए हरियाणा के युवा। बीजेपी सरकार से पूछा सवाल। हम तो यही चाहते हैं आने वाले टाइम में आप प्रधानमंत्री बनो और हमारे बच्चों को कहीं नहीं जाना पड़े, यहीं हरियाणा में रहे, यहीं रोजगार में। हरियाणा में चुनाव प्रचार के बीच बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए राहुल गांधी ने वीडियो जारी किया है। वीडियो पिछले शुक्रवार का है, जब राहुल गांधी करनाल के घोघड़ीपुर गांव में पहुंचे थे। राहुल गांधी ने अमेरिका में रहने वाले अमित के परिवार से मुलाकात की। नमस्कार, कैसे हैं आप? अमेरिका दौरे के दौरान राहुल गांधी ने अमित समेत हरियाणा के कई युवाओं से मुलाकात की थी। हरियाणा से चले तो यहाँ क्यों आए? आइडिया क्या था, मतलब सोच क्या थी यहाँ आने की? अमेरिका से लौटने के बाद राहुल करनाल में अमित के गांव पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने अमित के परिवार से उसकी बात कराई और ग्रामीणों से समस्याएं जानी। कोई एमएलए महाराज हमारे पास कभी आया जी, कोई दुख में सुख में, कोई और नहीं आया जी। इस मुलाकात का वीडियो रिलीज कर राहुल गांधी ने बेरोजगारी पर हरियाणा की बीजेपी सरकार से सवाल पूछे हैं। दरअसल वीडियो के जरिए राहुल गांधी ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाने की कोशिश की है। राहुल गांधी ने दावा किया है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी तो युवाओं को नौकरी के लिए अपनों से दूर नहीं जाना होगा। हरियाणा कांग्रेस में सीएम की रेस। सुरजेवाला बोले कोई भी बन सकता है सीएम। केजरीवाल ने कहा आपके बगैर नहीं बनेगी कोई सरकार। कैथल में अपने बेटे के लिए वोट मांगने पहुंचे रणदीप सिंह सुरजेवाला ने फिर कांग्रेस में सीएम की रेस को हवा दे दी। सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी में कोई भी सीएम बन सकता है, फैसला आला कमान को करना है। हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं। कांग्रेस में सीएम पद की रेस के बीच आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल भी हरियाणा के रण में डटे हुए हैं। केजरीवाल ने रानिया में रैली की। जो भी सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी के समर्थन से बनेगी। पीएम मोदी भी कल हरियाणा के चुनावी रण में उतर रहे हैं। मोदी गोहाना में रैली करेंगे। मोदी की रैली में 4 लोकसभा क्षेत्रों के 22 विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी उम्मीदवार शामिल होंगे। हरियाणा में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। सभी दलों के दिग्गज जमीन पर उतर आए हैं। बड़े नेता ज्यादा से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी में जाली नोटों का रैकेट चलाने के आरोप में अपने गैंग सहित धरा गया समाजवादी पार्टी का नेता, पुलिस ने उसके पास से लाखों रुपए के जाली नोट बरामद किए। नोट ही नोट, लेकिन इनमें ज्यादातर नोट जाली, साथ में हथियार और बारूद भी। ये बरामदगी पुलिस ने उस गिरोह से की है जिसमें समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव रफीक खान और समाजवादी पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का उपाध्यक्ष नौशाद भी शामिल है। इस मामले में पुलिस ने अब तक कुल 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6.5 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए। गैंग से 1 लाख नकद बरामद की। 10 देसी पिस्तौल, 30 जिंदा कारतूस, 12 इस्तेमाल हुई गोलियां भी जब्त की गई। ये सभी एक शातिर किस्म के इसमें कई बदमाश हैं जो कि जाली नोटों के कारोबार में डील करते हैं। सभी जो शातिर बदमाश हैं, इन सभी पे गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के मुताबिक जाली नोटों का ये नेटवर्क यूपी, बिहार और सीमावर्ती इलाकों में चलाया जा रहा था। इलायची का कारोबार करने वाला रफीक खान इसकी ओट में ये काला धंधा करता था। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के बाद ये मामला पॉलिटिकल हो गया है। अखिलेश जी, एक बार आप निर्णय लीजिए, इन अपराधियों से मुक्त होइए ताकि जनता आपके साथ जुड़ सके। इन अपराधियों से आपका भला होने वाला नहीं है। उनकी जात धर्म के देख से किसी दल से उन्हें जोड़ दिया जाए, ऐसे मामलों में हमारा विरोध है और रहेगा। पुलिस कानून सम्मत कार्रवाई करे। पुलिस ने इस गैंग से कई सिम कार्ड और लैपटॉप बरामद किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी सुनाई दी महाराष्ट्र के बदलापुर कांड की गूंज। कोर्ट ने सभी राज्यों से स्कूलों में
बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में बदलापुर के स्कूल में 4 साल की 2 बच्चियों के यौन शोषण से लेकर देश के कई स्कूलों में बच्चों के यौन उत्पीड़न की घटनाओं का हवाला दिया गया था। याचिका एनजीओ बचपन बचाओ आंदोलन ने दायर की। उसमें कहा गया कि स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। महाराष्ट्र के बदलापुर में छोटे बच्चों के यौन शोषण की घटना इसी वजह से हुई। इस पर कोर्ट ने चिंता जताई, कहा कि दिशा निर्देशों का सब पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने ही 2018 में केंद्र सरकार से स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा पर गाइडलाइंस बनाने को कहा था। 2021 में केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस तैयार की थी। ये दिशा निर्देश देश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होने थे, लेकिन 5 राज्यों को छोड़कर बाकी में इसका पालन नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग से कहा है कि वो इन गाइडलाइंस की कॉपी सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी को भेजे। आयोग इस बात की निगरानी करे कि राज्य इसे लागू कर रहे हैं। यूपी के नोएडा में लगे राज्य के पहले स्मॉग टावर ने 3 साल में ही दम तोड़ दिया। टावर को खोलकर हैदराबाद भेजा जा रहा है। हैदराबाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर में टावर के पिछले 1 साल के डेटा और रिजल्ट पर रिसर्च होगी। कुछ बदलाव के बाद फिर से नोएडा भेजा जाएगा, लेकिन टावर दोबारा कब लगेगा इसका वक्त तय नहीं है। नोएडा में प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए नोएडा के सेक्टर 16A में 17 नवंबर 2021 को टावर का लोकार्पण किया गया था। टावर को बनाने में करीब 3 करोड़ रुपए की लागत आई थी। दावा था कि यह टावर 80,000 क्यूबिक मीटर प्रति घंटा हवा साफ करेगा। PM 2.5 तक धूल के कणों को हवा से छानकर साफ हवा बाहर निकालेगा। 1 किलोमीटर के दायरे में हवा की गुणवत्ता सुधारेगा। फिलहाल दावे हवा हवाई हो चुके हैं। टावर को पुर्जा कर हैदराबाद ले जाने की तैयारी हो चुकी है। एंटी स्मॉग टावर ऐसे वक्त में फेल हुआ है जब दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। अक्टूबर नवंबर महीने में दिल्ली NCR की हवा सबसे ज्यादा खराब होती है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। आयोग की टीम ने राजनीतिक दलों से की चर्चा। मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में चुनाव आयोग की टीम ने 2 दिन झारखंड में सियासी दलों और अधिकारियों के साथ चर्चा की। बैठक में राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग से फेस्टिव सीजन के बाद चुनाव कराने की मांग की। कुछ पार्टियों ने एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग की। संवेदनशील बूथों पर झारखंड पुलिस के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की भी मांग हुई। पूरा इलेक्शन जो है फ्री, फेयर और इंड्यूसमेंट फ्री होना चाहिए। सभी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हो, समय से हो, अच्छे से हो, इसके लिए सबको डायरेक्शंस दी। चुनाव आयोग की टीम ने अधिकारियों के साथ भी बैठक की। बैठक में आयोग ने कानून व्यवस्था पर नजर रखने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने को भी निर्देश दिया। आयोग की टीम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वोटर लिस्ट अपडेट करने का काम सावधानी से किया जाए। साथ ही वोटिंग के दौरान वोटरों को दिक्कतें कम हो, इसके लिए भी काम किया जाए। एक सड़क हादसे के बाद यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मच गया गदर। छात्रों और ग्रामीणों ने एक्सप्रेसवे को काफी देर तक ठप किए रखा। हंगामा, पथराव, अफरा तफरी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर आज भारी बवाल हो गया। आसपास के ग्रामीणों और स्कूली छात्रों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के माइलस्टोन 164 पर ट्रैफिक ठप कर दिया। ये लोग एक प्राइवेट बस द्वारा स्कूली छात्र को टक्कर मारने और उसकी मौत के बाद भड़क गए, जिसके बाद उन्होंने प्राइवेट बस पर जबरदस्त पथराव करके चकनाचूर कर दिया। इसी हादसे को लेकर उन्होंने एक्सप्रेसवे पर हंगामा भी किया। बड़ी तादाद में पहुंची पुलिस को हालात काबू करने में पसीने छूट गए। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करके एक्सप्रेसवे पर रखी लकड़ी की बल्लियां और पत्थर वगैरह हटाए, तब जाकर गाड़ियों को निकाला गया। हंगामा कर रही भीड़ काफी भारी तादाद में थी, जिस कारण एक्सप्रेसवे पर काफी लंबा जाम लग गया। इससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। राजस्थान के उदयपुर में पैंथर अटैक की दहशत जारी है। 2 पैंथर पकड़े जाने के बाद अब तीसरे की तलाश हो रही है। मंगलवार सुबह ही वन विभाग ने दावा किया कि आदमखोर को कैप्चर कर लिया गया है। 2 पैंथर पकड़ लिए गए, लेकिन जब तक लोग राहत की सांस ले पाते तब तक एक और खबर सामने आई। पता चला कि 20 किलोमीटर दूर सायरा ब्लॉक के एक और गांव में तीसरे पैंथर का मूवमेंट दिखाई दिया। यहां उसने लोमड़ी का शिकार करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोग चिल्लाए तो पैंथर मौके से भाग निकला। आपको बता दें कि उदयपुर के गोगुंदा इलाके में पिछले 5 दिनों से पैंथर का आतंक जारी है। 24 घंटे में ये 3 लोगों का अपना शिकार बना चुका था। 6 से ज्यादा मवेशियों को भी मार दिया था।
पैंथर्स को पकड़ने के लिए वन विभाग ने छाली गांव के आसपास 9 पिंजरे लगाए थे। ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए आर्मी के जवानों ने भी मोर्चा संभाला था। मध्य प्रदेश के दमोह में भीषण हादसा हुआ। ऑटो और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में 7 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा दमोह कटनी स्टेट हाईवे पर हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने यात्रियों से भरे ऑटो में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ऑटो ट्रक के नीचे दब गया। 10 सवारियों में से 7 ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसा इतना भीषण था कि घायलों और मृतकों के शव निकालने में पुलिस और रेस्क्यू टीम को कई घंटे लग गए। जेसीबी और गैस कटर की मदद से ट्रक के नीचे दबे ऑटो में फंसे घायलों को निकाला गया। हादसे की डराने वाली तस्वीरें कर्नाटक से भी आई। कोडागु जिले में एक बस और ट्रक में आमने सामने की टक्कर हो गई। हादसा बस के अचानक मुड़ने से हुआ। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं। इन एक्सीडेंट में 1,68,000 लोगों की मौत हो जाती है। 24 घंटे 24 रिपोर्टर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल रात 9:40 पर फिर हाजिर होंगे। तब तक देश और दुनिया की खबरों के अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए एबीपी न्यूज के साथ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।